अगर आपका भी है ये सवाल कि कंपनी लॉ में आखिरकार आंसर्स को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो आज आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कैसे आंसर्स को लिखा जाए। सी कंपनी लॉ में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर इट कैन बी ए डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर वो केस लॉ वाला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, 90% आपके पास केस लॉ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन येस 10 to 15% चांसेस है कि वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द आंसर्स कि कैसे आंसर्स प्रेजेंट करना है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस को लेकर, तो यहाँ पर जनरली आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली प्रोविज़न। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है कि आपको प्रोविज़न बताना है अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला रूल, नोट दैट आउट कि आपको आपके आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना रहेगा। सो यू हैव टू राइट योर आंसर्स ओनली एंड ओनली इन पॉइंट्स। पॉइंट से मेरा मतलब है आप इस तरह से पॉइंट्स में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे बाय नंबरिंग 1 2 3 4। यू विल नॉट राइट इन पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ्स में नहीं लिखने वाले। आपका जितना भी नॉलेज है आपको वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है, पर मेक श्योर आप उस वे में प्रेजेंट करें सो दैट एग्जामिनर को भी समझ आए। सी लाइक द वे यू प्रेजेंट मैटर्स। अच्छा लगता है अगर कोई प्रेजेंटेबल लगता है, वैसे ही जिस तरीके से आप आपके आंसर्स को प्रेजेंट करते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एग्जामिनर डोंट नो ना कि आपने कितना पढ़ा इतने टाइम, वो कैसे आपको जज करने वाला है ओनली एंड ओनली बाय योर आंसर शीट, आपकी आंसर शीट देख कर। इसके लिए आपकी आंसर शीट में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए, एंड वो अलग बात होती है, वो मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन, राइट। सो हम लोग हमारे आंसर्स को जब भी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू राइट योर आंसर ओनली एंड ओनली पॉइंट्स में ही हम आंसर्स को लिखेंगे। पैराग्राफ नो, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। दूसरा, आपके जो भी आंसर्स आप लिखोगे उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। येस, हमारे पास बहुत सारी कॉपीज़ रहती हैं, सो एक साथ इस तरह से नहीं लिखना है कि आप वहाँ पर स्पेसिंग ही ना दो और एग्जामिनर को समझ ही नहीं आए व्हाट यू हैव रिटन। तो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए आपके आंसर्स में, आपके पॉइंट्स के बीच में। सेकेंडली, यू हैव टू राइट क्लियरली। अभी बहुत से बच्चों का ये भी डाउट आता है कि दीदी हम लिखे कैसे, हमारी राइटिंग तो इतनी अच्छी है ही नहीं, तो उस केस में क्या करें। सी राइटिंग अच्छी नहीं है, इट्स ओके, लेकिन व्हाट यू कैन इम्प्रूव इज आपको क्लियरली लिखना है। आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए सो दैट एग्जामिनर को समझ आए कि आपने लिख क्या रखा है। सो मेक श्योर कि आप एक आंसर को डेली डेली प्रैक्टिस करो, आपको क्लियर वर्ड्स यहाँ पर लिखने रहेंगे। The last step and the most important step is you have to start your answer always with the introduction part. ये एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है। मान लो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है रिगार्डिंग समथिंग, लेकिन आपको उसका इंट्रोडक्शन पता है, तो आपको हमेशा हमेशा आपके आंसर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन से। आई विल टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स टू द एनुअल रिपोर्ट। आपको क्या बताना है, एनुअल रिपोर्ट के कॉम्पोनेंट्स बताने हैं। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, दे विल स्टार्ट राइटिंग कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू हियर इज आपको पहले 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। सो फर्स्टली आप स्मॉल इंट्रोडक्शन दोगे, यू विल स्टार्ट विथ एनुअल रिपोर्ट कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कंपोनेंट्स टू एनुअल रिपोर्ट, एंड देन आप सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। बिलीव मी, इट इज़ अ वंडरफुल ट्रिक, इट इज़ अ मैजिकल ट्रिक। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इस बच्चे को यह नॉलेज है। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम आधा पेज भर कर आ जाओ, जस्ट राइट 2 लाइन्स अबाउट दैट पॉइंट। थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको देना है। दैट वॉज अबाउट, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप इन पॉइंट्स को हेल्प ले सकते हो, नॉट नेसेसरीली इन कंपनी लॉ, लेकिन ये SBIL में भी आपको हेल्प करेंगे क्योंकि वहाँ पर तो 90% और मोर क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सो इट is going to help you mostly in all the theoretical papers. अब आ जाते हैं मेन आपके केस लॉ वाले क्वेश्चंस पर कि उसका क्या करना है। तो केस लॉ वाले क्वेश्चंस में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 पैरा रूल। अब ये 3 पैरा रूल क्या बोलता है, यू हैव टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हम आपके आंसर्स को डिवाइड करने वाले। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर प्रोविजन।
आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट इज द प्रोविजन। सेकंड आपका रहने वाला है फैक्ट्स ऑफ द केस, जहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन को ही समराइज्ड फॉर्म में लिखना होता है। एंड थर्डली यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, जो आंसर में पूछा गया है वो सही है या नहीं है, वो वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ तुम्हारा नोटिस वाला क्वेश्चन, अगर हम समझते हैं यहाँ पर यू हैव टू स्पेसिफाई कि नोटिस जो इतने इस डेट पर भेजा गया इज इट वैलिड और नॉट, ये जो लेंथ ऑफ द नोटिस है वो वैलिड है या फिर नहीं है। तो उस केस में आपको पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा, आपको नोटिस के बारे में लिखना पड़ेगा। हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अगर आपको सेक्शन आता है तो आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट एज पर सेक्शन 101 of Companies Act 2013 of Companies Act 2013। अभी हमें पता है नोटिस का सेक्शन 101 है, तो सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अभी आप स्पेसिफाई करोगे। मेक श्योर जब आप प्रोविजन भी लिखते हो तो प्रोविजन भी पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। प्रोविजन को भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है, प्रोविजन भी पॉइंट्स में लिखना रहेगा। दैट ये जो नोटिस रहेगा, नोटिस कितने दिन पहले भेजना है आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 21 क्लियर डेज पहले भेजना है। आप बता सकते हो 21 क्लियर डेज में क्या इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको क्या करना है, पॉइंटर्स में ये प्रोविज़न लिखना है। एक बार आपने प्रोविज़न लिख दिया है, सेकेंड यू विल स्विच टू, एक लाइन का गैप देके अब स्विच करोगे फैक्ट्स ऑफ द केस में। फैक्ट्स में जो भी क्वेश्चन है उसको समराइज्ड फॉर्म में लिखना है। सी नो वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि क्वेश्चन है एग्जामिनर के पास तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन येस आपको लिखना है, आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हो। शॉर्ट में बहुत ही समराइज्ड वे में आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना पड़ेगा। एंड लास्टली यू विल कंक्लूड कि येस इस कंपनी में जो ये नोटिस भेजा था वो लेंथ ऑफ द नोटिस वैलिड थी या फिर नहीं थी, क्या लास्ट डेट थी जब तक कि नोटिस भेज देना चाहिए था। सो कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिना कंक्लूड किए अपने आंसर को एंड नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर यू विल कंक्लूड दैट येस और नो जो भी आंसर रहेगा तो आप उसे येस नो से स्टार्ट नहीं करके आप कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन जो हमने अभी देखा है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, राइट, आप ऐसे स्टार्ट करोगे इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो एज पर द प्रोविजन डिस्कस्ड अबव, इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन द एक्शन हियर इज वैलिड और नॉट, या जो लेंथ ऑफ द नोटिस थी वो सही थी, द एक्शन इज वैलिड, द एक्शन इज नॉट वैलिड, ये पूरा आप लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ जब आप केस लॉ वाले आंसर्स को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, विच इज हमारा प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस एंड लास्टली यू विल एंड विथ कंक्लूजन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अभी मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ विच विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप एग्जाम्स में एस करना चाहते हो 101% ये बोनस पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दिस इज़ वॉट आई फॉलोड थ्रू आउट माई CS जर्नी, CS एग्जीक्यूटिव देख लो, CS प्रोफेशनल देख लो, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की है एंड आई हैव स्कोर्ड ग्रेट मार्क्स एंड किसी किसी सब्जेक्ट में आई हैव स्कोर्ड मॉडरेशन मार्क्स 4 to 5। सो आई एम 101% श्योर ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो टिप नंबर 1, द बोनस पॉइंट इज स्टार्ट एवरी आंसर विथ फ्रेश पेज। आपका जो भी आंसर होता है उसको नए पेज से स्टार्ट करना है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। ये मैं तो बोल ही रही हूँ, साथ ही साथ आप जब आपकी ICSI की कॉपी देखोगे उसमें इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होता है द स्टार्ट योर आंसर विथ फ्रेश पेज, ताकि एक आइडिया निकले। नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन नंबर 1 का A अलग पार्ट में करो, क्वेश्चन नंबर 1 का B अलग पेज में करो, C अलग पेज में करो, नहीं, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 का A, B एंड C कर लिया है, राइट। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हो, सो ध्यान रखिए जब आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट कर रहे हो, ताकि एग्जामिनर को भी थोड़ा आइडिया लग जाता है। सो स्टार्ट योर आंसर विथ फ्रेश पेज हियर। सेकेंडली, आप जब भी क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई करते हो तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से क्वेश्चन नंबर का आप आंसर दे रहे हो। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज। ये ऐसी बात है जो शायद ही आपको किसी ने कही होगी, बट इट मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जनरली आपको जो कॉपी दी जाएगी बच्चे लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, राइट, ये क्वेश्चन वाला मार्क होता है। सो व्हाट स्टूडेंट्स डू इज
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A लिख देते हैं लेफ्ट साइड में जो वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, बट जनरली वो दिखता नहीं है। अगर आप और सप्लीमेंट्री लेते हो तो हम उसे बाइंड कर देते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है। क्यों एग्जामिनर को ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ना, क्यों उनके इतना एग्जामिनर्स के एफर्ट्स लगाए। तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सेंटर में आपकी जो भी कॉपी मिल रही है उसके सेंटर में आपको क्या करना है, आपको सेंटर में मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर रहे हो तो सेंटर में क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे और फिर ए लिखोगे। जो भी पार्ट कर रहे हो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हो। दिस ट्रिक विल डू वंडर्स फॉर यू 101%। सो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट इज यू हैव टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स। सी हर एक आंसर में कोई ना कोई की पॉइंट्स होते हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट पता होते हैं एंड वी वांट कि ये पॉइंट एग्जामिनर को भी पता हो, वो उनके सजेस्टेड आंसर्स में होते हैं। सो यू हैव टू अंडरलाइन द की पॉइंट। आप इसी तरह से आंसर को लिखो कि वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स उसी टाइम पे आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है, सो दैट आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर नहीं देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर कि की पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना हम आंसर्स नहीं लिखने वाले हैं, आपको की पॉइंट्स को यहाँ पर अंडरलाइन करना ही करना रहेगा। एंड ये वो चीज़ें हैं ना जो ऑल इंडिया रैंकर्स खुद फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे तो कि उनमें अलग क्या चीज़ है। सो प्रेजेंटेशन, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करता है ऑल इंडिया रैंकर की सर्टिफाइड कॉपीज में, और ये पॉइंट हर एक रैंकर में रहता है दैट दे अंडरलाइन द की पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट में अगर कहूँगी, अगर आपको टाइम परमिट करता है, अगर आपके पास टाइम रहता है, तो जैसे ही हमारा कोई भी आंसर एंड हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरलाइन दैट। कैसे मतलब, सो अगर ये कॉपी है आपकी, आप लिख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, आपने पूरा लिख दिया एंड लास्टली जब वो ओवर हो गया है तो एक आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना रहेगा। अच्छा मैम वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस केस में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट कर लिया। अब यू आर गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी जहाँ ओवर हो रहा है अंडरलाइन कर लो एंड देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 विथ फ्रेश पेज। लेकिन ये कब बोल रही हूँ मैं, अगर आपका टाइम परमिट करता है। अगर टाइम परमिट नहीं करता है, एंड में हमारा पूरा एग्जाम खत्म हो चुका है, आपने सब कुछ आंसर्स लिख दिए, उसके बाद एंड में क्या करना है, आपको फिर डबल अंडरलाइन कर लेनी है, बस दैट इज़ इट। सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बिलीव नहीं हो रहा है ना, क्या करो, एग्ज़ाम देने से पहले खुद एक एग्ज़ाम देकर देख लो, खुद 3 घंटे बैठो और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अपने आंसर्स को लिखो, उस तरीके के प्रेजेंट करके देखो, यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस फॉर श्योर। आपको दिखेगा कि आपकी कॉपी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है, और यही वो चीज़ें हैं जिससे आप एक्स्ट्रा 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। तो आप अपने पॉइंट्स को आपके कमेंट्स में लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हो, आई एम श्योरली गोइंग टू आंसर दैट एंड दैट इज़ इट। बच्चा लोग बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स। जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। एंड येस, आपको एग्जामिनेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई नो यू गाइज आर गोइंग टू डू इट, आप कर लोगे, आप ऑल इंडिया रैंक लाओगे, राइट। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।